हेलो दोस्तों, मैं राहुल सिंह आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते भी होंगे और बहुत सारे जने नहीं जानते हैं। हम आज से पढ़ने वाले हैं राजस्थान की 1857 की क्रांति। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट आता है जिसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज अपना सबसे पहला पार्ट जो होगा वो 1857 की क्रांति होगा और ये इतिहास का पार्ट होगा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इतिहास। इतिहास और इतिहास के अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। अब ये 1857 की क्रांति जो पढ़ने वाले हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में। कि राजस्थान में 1857 की क्रांति का महत्व क्या रहा, 1857 की क्रांति क्यों हुई, इसके सब के बारे में अपन जानकारी लेंगे। तो 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण मिलते हैं। कोई तत्कालिक कारण बताता है, कोई और अलग अलग कारण बताता है। तो अपन अलग अलग कारणों से समझेंगे कि 1857 की क्रांति कैसे हुई, क्या कारण थे, अभी वर्तमान में तत्कालीन कारण क्या थे जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, ये सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ राजस्थान के अंदर एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो 1857 की क्रांति के सबसे पहले पढ़ेंगे अपन राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण। क्या पढ़ेंगे? कारण। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण जो है वो होते हैं आपके, ये 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है आपका पहली जो होती है आपकी सहायक संधि। सहायक संधि। दूसरी होती है आपकी दूसरी संधि होती है आपकी आर्थिक पार्थक्य की नीति। सहायक संधि की नीति कर दो इसको भी। आर्थिक पार्थक्य की नीति। और तीसरी होती है आपकी विलय की नीति। विलय की नीति। तो राजस्थान में जो उस समय के जो कारण थे, यानी 1857 की क्रांति होने का जो कारण था वो था आपका एक तो सहायक संधि की नीति, दूसरा था आपका आर्थिक पार्थक्य की नीति और तीसरा था आपका विलय की नीति। इन 3 कारणों की वजह से संधि होना बताया गया है, यानी 1857 की क्रांति होना कहा गया है। एक कारण और आपका आएगा जो आएगा आपका तात्कालिक कारण, वो तात्कालिक कारणों के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अपना जो यहां पर जो कारण पढ़ा जाएगा अपना वो सहायक संधि की नीति, आर्थिक पार्थक्य की नीति और विलय की नीति। अब अपन पढ़ने वाले हैं एक एक के बारे में कि ये कौन लेके आया, कब आई, इसके तहत क्या हुआ था, ये सारी जानकारी अपन लेने वाले हैं। तो पहला जो पढ़ेंगे सहायक संधि की नीति, ये जो लेके आया था, ये लेके आया था आपका लॉर्ड वेलेजली। ये कौन लेके आया था आपका? लॉर्ड वेलेजली। तो इसको लाने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड वेलेजली को। अब आती है आपकी आर्थिक पार्थक्य की नीति। ये लेके आया था आपका लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। और आपकी अंतिम विलय की नीति ये लेके आया था आपका लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। तो ये तीनों जो थे, ये तीनों यानी सहायक संधि की नीति लाया लॉर्ड वेलेजली, आर्थिक पार्थक्य की नीति लाया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स और विलय की नीति लाया आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई। अब अपन एक एक संधि के बारे में पढ़ेंगे, यानी एक एक सहायक संधि की नीति क्या थी, आर्थिक पार्थक्य की नीति क्या थी और विलय की नीति क्या थी। तो आ जाइए आप सेकंड पे, पहला डालिए आप इसमें
सहायक संधि की नीति। सहायक संधि की नीति, यह नीति लेके कौन आया था? अभी आपको मैंने बताया था, तो ये लेके आया था लॉर्ड वेलेजली। ये कौन लेके आया था? लॉर्ड वेलेजली। अब ये नीति सहायक संधि की नीति क्यों आई? तो सहायक संधि की नीति भारत में या राजस्थान में इसलिए आई कि जो देसी राजा थे, इन राजाओं को विदेशी आक्रमणों का खतरा था। तो इन अंग्रेजों ने इनको क्या कहा कि हम आपकी एक तो विदेशी जितने भी आक्रमण होंगे उनसे भी हम आपकी रक्षा करेंगे, प्लस आपके आसपास के जो लुटेरे वगैरह हो गए या देसी शासक जो हो गए उनसे भी हम आपकी रक्षा करेंगे। तो यह नीति किसके लिए थी? ये विदेशी आक्रमणों से विदेशी और देसी आक्रमणों से स्थानीय शासकों की सुरक्षा करना। शासकों की सुरक्षा करना, तो यह पहली नीति थी जिसके तहत विदेशी और देसी आक्रमणों से स्थानीय जो शासक थे, जो इस संधि के तहत जो शासक अंग्रेजों से संधि कर रहे थे, वो उनकी सुरक्षा अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी। लेकिन अंग्रेज क्या करेंगे? अंग्रेज एक सेना रखेंगे, उस सेना का जितना भी खर्चा होगा वो कौन उठाएंगे? वो स्थानीय शासक उठाएंगे अंग्रेजी सेना का खर्चा। अंग्रेजी सेना का खर्चा जितना भी है वो कौन उठाएंगे? स्थानीय शासक उठाएंगे। अब इस संधि के तहत राजस्थान के अंतर्गत सर्वप्रथम इस संधि को अपनाने वाली जो रियासत थी वो थी आपकी भरतपुर रियासत। यानी सहायक संधि की नीति जो अपनाई थी, इसके तहत सर्वप्रथम जो रियासत 1857 की क्रांति से पहले जो भरतपुर रियासत थी, यह इसके द्वारा सहायक संधि की गई, यानी भरतपुर रियासत के द्वारा की गई। और ये जो रियासत थी, इसने जो संधि की थी, ये की थी आपकी 29 सितंबर 1803 ईस्वी। 1803 ईस्वी के। अब आपसे कहीं आगे पूछ भी लिया जाए कि सहायक संधि करने वाला भरतपुर का शासक कौन था, तो यहां पर आप याद रखना, इनका नाम था रणजीत सिंह। तो भरतपुर के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। इनके द्वारा यह सहायक संधि की गई। लेकिन आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि पहली विस्तृत एकात्मक एवं आक्रमणात्मक संधि करने वाली रियासत कौन सी थी, तो वो याद रखना आपका, कौन सी? विस्तृत एकात्मक एवं आक्रमणात्मक संधि करने वाली रियासत, संधि करने वाली रियासत वो थी आपकी अलवर रियासत। अलवर। अब इस अलवर रियासत ने जो सहायक संधि की थी वो की थी आपकी 14 नवंबर 1803 ईस्वी। 1803 ईस्वी के अंतर्गत, यानी विस्तृत एकात्मक एवं आक्रमणात्मक संधि करने वाली, यानी अंग्रेजों के साथ में विस्तृत एकात्मक एवं आक्रमणात्मक संधि करने वाली रियासत अलवर रियासत थी, जिसने 14 नवंबर 1803 ईस्वी को यह संधि की। और यहां पर अगर आपको विस्तृत की जगह आप चाहो तो व्यापक भी याद रख सकते हो, लेकिन आप ये याद रख लेना। अब यहां पर भी आपसे पूछ लिया जाए कि अलवर रियासत के शासक कौन थे, तो यहां पर आपको याद रखना है अलवर रियासत के शासक थे आपके बख्तावर सिंह। कौन थे? बख्तावर
सिंह, जिनके द्वारा अंग्रेजों से 14 नवंबर 1803 ईस्वी को विस्तृत एकात्मक एक आक्रमणात्मक संधि करने वाली रियासत थी। तो अलवर रियासत आपकी यहां पर आ जाएगी। आपको दो चीजें याद रखनी है, भरतपुर रियासत ने तो सहायक संधि किए, लेकिन व्यापक रूप से एक विस्तृत रूप से एकात्मक संधि करने वाली रियासत आपकी कौन सी है? अलवर रियासत है। तो ये आपको याद रखना है, जल्दी से नोट कर लीजिए आप सब लोग। चलें आगे, देखिए अब आगे चलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी सहायक संधि। अब सहायक संधि के तहत आपसे अगर पूछ लिया जाता है कि भारत में सहायक संधि करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो आपको याद रखना है भारत में, नोट लगा कर लिख लीजिएगा, लगाइए नोट, भारत में सहायक संधि करने वाली रियासत, तो वो थी आपकी 1798 ईस्वी हैदराबाद रियासत। कौन सी थी आपकी? हैदराबाद रियासत। तो नोट में देखना आप, भारत में सहायक संधि करने वाली जो प्रथम रियासत थी वो 1798 में हैदराबाद रियासत के द्वारा सहायक संधि की जाती है। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। तो सहायक संधि यहां पर अपनी बात खत्म होती है। अब इसके बाद में चलते हैं, क्या पढ़ा था अपनों ने? सेकंड क्या पढ़ा था अपनों ने? देख लीजिए, आर्थिक पार्थक्य की नीति, यानी सेकंड पढ़ने वाले अपन आर्थिक पार्थक्य की नीति। तो हेडिंग डालिए दूसरा, आर्थिक पार्थक्य की नीति। अब ये नीति कौन लेके आया था? मैंने आपको बता चुका हूं, ये नीति लेके आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ये लेके आया था। अब सबसे बड़ी बात होती है, अपन लिख तो रहे चलो आर्थिक पार्थक्य की नीति है, लेकिन ये आर्थिक पार्थक्य की नीति है क्या? होता क्या था कि राजस्थान में क्या हो रहा था कि राजस्थान में उस समय हो रहा था, एक तो आपके थे मराठा, आर्थिक पार्थक्य की नीति के अंतर्गत एक तो थे आपके मराठा और एक थे आपके मराठा व पिंडारी। ये दोनों क्या कर रहे थे? लूट खसोट करने लग गए थे, यानी लूट मार करने लग गए थे। यानी शासकों के जो जनता होती थी वो जनता बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, यानी मराठों व पिंडारियों से क्या हो गई? परेशान हो गई। तो इस वॉरेन हेस्टिंग्स ने स्थानीय शासकों को यानी देसी राजाओं को कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। किसके लिए मदद करेंगे? इन मराठा व पिंडारियों के आक्रमणों से, इनकी चोरियों से हम आपकी सहायता करेंगे। तो किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा आर्थिक पार्थक्य की नीति अपनाई गई। और इसके तहत जो सर्वप्रथम रियासत थी जिसके द्वारा ये आर्थिक पार्थक्य की नीति के द्वारा अंग्रेजों से संधि की गई, तो वो पहली रियासत थी आपकी करौली रियासत। कौन सी रियासत? आपसे पूछ लिया जाता है कि आर्थिक पार्थक्य की नीति के तहत सर्वप्रथम कौन सी राजस्थान की रियासत थी जिसने संधि की थी, और यह संधि जो हुई थी करौली रियासत के साथ में। और करौली रियासत के साथ में जो संधि हुई वो होती है आपकी 15 नवंबर 1817 ईस्वी। 15 नवंबर 1817 ईस्वी के दिन यह पहली आपकी करौली के साथ में आर्थिक पार्थक्य की नीति के तहत संधि होती है। ये बात तो हो गई अपनी। अब आगे चलते हैं। अगर आपसे करौली के शासक भी अगर पूछ लिया जाता है बाई चांस के जिसने यहाँ पर संधि की थी, ये बहुत डीपली हो जाता है क्योंकि वहाँ पर संधि के तहत आपको ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पर। ये जो संधि की थी करौली के, उस समय शासक थे हरबख्शपाल सिंह। हरबख्शपाल। तो करौली के शासक कौन हो गए?
पाल। अगर आपसे इतिहास के अंतर्गत जब पढ़ोगे आप करौली का शासक इतिहास पढ़ोगे तब आपको आएगा कि पाल वंश कहां पर शासन करता था, तो करौली में, धौलपुर में यहां पर पाल वंश शासन किया है। तो वहां के जो शासक थे अपने नाम के पीछे पाल लगाते थे, तो करौली के शासक ने। लेकिन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आर्थिक पार्थक्य की नीति जो थी यह व्यापक रूप से करने वाली रियासत कौन सी थी? आपसे पूछ लिया जाता है कि व्यापक रूप से आर्थिक पार्थक्य की नीति से संधि करने वाली रियासत आपकी कौन सी थी, तो आप क्या बताएंगे? आप इसके अंतर्गत बताएंगे जो आपकी कोटा रियासत थी, कौन सी? कोटा रियासत। इस कोटा रियासत ने यह व्यापक रूप से आर्थिक पार्थक्य की नीति की संधि की थी। तो कोटा रियासत थी, और कोटा के शासक जो थे, यहां पर कोटा के शासक थे आपके उमेद सिंह जी। और ये संधि जो कोटा रियासत ने की, ये कब की थी? तो 26 दिसंबर 1817 ईस्वी में। यानी व्यापक रूप से जो आर्थिक पार्थक्य की संधि जो करने वाली, नीति के तहत संधि जो करने वाली रियासत थी, व्यापक रूप से वो थी आपकी कोटा रियासत, जहां के शासक थे उमेद सिंह जी, और इन्होंने 26 दिसंबर 1817 को ये संधि की। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं 1817 और 18 के मध्य, 1817 और 18 के मध्य राजस्थान की समस्त रियासतें, राजस्थान की लगभग सिरोही को छोड़कर, कौन सी रियासत को? सिरोही को छोड़कर सभी रियासतों ने इस आर्थिक पार्थक्य की नीति के तहत संधि कर ली थी। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में किस नीति के तहत राजस्थान की समस्त रियासतों ने सिर्फ सिरोही को छोड़कर सब ने संधि कर ली थी, तो आप क्या बताओगे? 1817-18 में राजस्थान की लगभग सिरोही को छोड़कर समस्त रियासतों ने कर ली थी, और किस नीति के तहत? आर्थिक पार्थक्य की नीति के तहत। अब आपसे बात आती है, आगे चलते हैं अपन, तो इसके तहत आती है कि सिरोही रियासत ने यह संधि कब की? तो सिरोही जो रियासत थी, इस सिरोही रियासत ने आपकी 11 सितंबर 1823 को इस नीति के तहत क्या की थी? संधि की थी। अब आपसे पूछ लिया जाए किसने 11 सितंबर 1823 को, तो ये की थी आपकी सिरोही ने। आपको अगर यहां पर पूछ भी लिया जाता है कि सिरोही का उस समय शासक कौन था, तो याद रखना है आपको, यहां का शासक था आपका शिव सिंह। कौन था? शिव सिंह जी ने ये संधि की। अब आपसे पूछ लिया जाए, वॉरेन हेस्टिंग्स तो ये संधि लेकर आया था, आर्थिक पारिश्रय की नीति की संधि लेकर आया था, लेकिन यह जो संधि जो की गई थी, यानी ये जो संधि की थी, ये संधि किन दो अधिकारियों के सहयोग से की गई? तो ये दो अधिकारी याद रखना है आपको, एक तो मैडकॉट और एक थे आपके, जो आपके हमेशा आपने पढ़ा भी होगा, जिनका इतिहास राजस्थान का इतिहास में पढ़ते हैं, और उनका नाम था कर्नल टोड। इन्होंने ही आर्थिक पारिश्रय की नीति में सर्वाधिक सहयोग प्रदान किया था। तो ये हो गई आपकी आर्थिक पारिश्रय की नीति। अब तीसरी और अंतिम जो नीति थी आपकी, और वो थी आपकी विलय की नीति। तो तीसरी आपको क्या पढ़नी है? विलय की नीति। विलय की नीति।
आप में से अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। आप इनबॉक्स में कमेंट्स छोड़ दीजिएगा। हम आप उस कमेंट्स को देखकर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आगे चलिए, आप देखिए विलय की नीति। अब जो विलय की नीति थी, इस विलय की नीति के तहत क्या था? इस विलय की नीति के तहत ये था कि जो ये विलय की नीति थी, सबसे पहले तो लेके कौन आया था? तो ये लेके आया था आपका डलहौजी। डलहौजी लेके आया। और डलहौजी क्या चाहता था? ये चाहता था कि जो राज्य थे जहां पर कोई शासन करने वाला शासक नहीं होता था, जो गोद लेकर, यानी क्या चाहता था ये? गोद निषेध। इसने क्या कर दिया? गोद निषेध कर दिया। गोद निषेध यानी कोई भी राजा गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा। जिस राजा के वंश नहीं है वो राज्य अंग्रेजी सरकार में मिला लिया जाएगा। तो इस गोद निषेध नीति के तहत, इस गोद निषेध नीति ने 1857 की क्रांति में आग में घी डालने का काम किया। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति के अंतर्गत आग में घी डालने का कार्य किस नीति के तहत हुआ? तो विलय की नीति के तहत हुआ। ये नीति कौन लेके आया? तो ये नीति आपकी कौन लेके आया? डलहौजी लेके आया। और इस नीति के तहत भारत में सर्वप्रथम जो 2 रियासतें थी इस नीति के तहत जिनको मिलाया गया वो थी भारत में, याद रखना कहां पर? भारत में। और वो थी आपकी, एक तो सतारा और एक थी आपकी अवध। आपसे पूछ लिया जाए इनका समय कब मिलाया गया इनको, तो ये जो सतारा थी ये तो थी आपकी 1848 और अवध थी आपकी 1856। ये दोनों समय इसका याद रखना। लेकिन अपन तो राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, अपने को यहां से क्या लेना देना? लेकिन ये तो अपने को जानकारी होनी चाहिए। अगर पूछ लिया जाता है कहीं तो आपको याद क्या रखना है? विलय की नीति के तहत अपने को तो राजस्थान के बारे में जानना है। तो राजस्थान के बारे में जानने से पहले आप याद रखना, इस नीति के तहत राजस्थान के अंतर्गत 2 रियासतों को मिलाने की कोशिश की गई लेकिन हो नहीं पाया। और वो पहली रियासत थी 1848 में, वो थी आपकी करौली। कौन सी थी? और मैं बता चुका हूं इस समय 1857 की क्रांति के समय यहां का करौली का शासक कौन था? तो मैंने आपको बताया था हरबख्शपाल। और एक थी आपकी 1852 में और वो थी उदयपुर को, क्योंकि उदयपुर में भी एक समय ऐसा आया था जहां शासन करने के लिए एक गोद लेकर बिठाना पड़ रहा था। तो उस समय अपने गोद की, तो ये दोनों थी लेकिन इसके तहत हो नहीं पाया, यानी डलहौजी की ये नीति यहां पर कार्य नहीं कर पाई थी। तो ये हो गया आपका विलय की नीति। तो अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है वापस एक बार देख लीजिए। देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण क्या थे? तो इसके कारण मुख्य रूप से क्या माना जाएंगे? वैसे कारण तो बहुत सारे थे लेकिन संधियों के तहत कारण 3 माने जाते हैं। पहले कारण सहायक संधि की नीति, दूसरा था आपका आर्थिक पार्थक्य की नीति और तीसरा था आपका विलय की नीति। आर्थिक पार्थक्य की नीति कौन लाया? लॉर्ड वेलेजली लेके आए। आर्थिक पार्थक्य की नीति कौन लेके आया? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स लेके आए। और विलय की नीति कौन लेके आए? लॉर्ड डलहौजी लेके आए। आगे देखिए, पहली सहायक संधि की नीति ये लेके आया लॉर्ड वेलेजली। यस, इसमें क्या था? इसमें विदेशी और देशी आक्रमणों से स्थानीय शासकों की सुरक्षा करना था। यह संधि अंग्रेजी सेना का खर्चा, जो इस संधि के तहत अंग्रेजी सेना, जो अंग्रेजों की सेना रहती थी, अंग्रेजी सेना का खर्चा कौन उठाते थे? स्थानीय शासक उठाते थे। इस सहायक संधि के तहत पहली रियासत मिलने वाली कौन सी थी? तो वो थी आपकी भरतपुर रियासत, जिसने 29 सितंबर 1803 ईस्वी को सहायक संधि की थी। और वहां के शासक कौन थे? रणजीत सिंह जी थे। सेकंड आता है आपका विस्तृत एकात्मक या आक्रमणात्मक संधि करने वाली रियासत, यानी पूर्ण रूप से विस्तृत आक्रमणात्मक एकात्मक संधि करने वाली रियासत आपकी कौन सी थी? वो थी अलवर रियासत की। इसने कब की? 14 नवंबर 1803 ईस्वी को। और आपके जो बख्तावर सिंह जी थे ये यहाँ के शासक थे। अब आगे चलते हैं। यस, तीसरी थी आपकी आर्थिक पार्थक्य की नीति। ये लेके आने वाला था आपका,
ये तो पढ़ लिया ना, सॉरी यस। 11 सितंबर 1823 ईस्वी को इसी संधि के आर्थिक पार्थिकी की नीति के तहत सिरोही जो थी, यह 11 सितंबर 1823 को इसने संधि की। तो आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में अंतिम कौन सी रियासत थी जिसके द्वारा संधि की गई? तो कौन सी रियासत थी आपकी? सिरोही रियासत थी। और सिरोही के शासक कौन थे? शिव सिंह जी थे। आपसे पूछ लिया जाता है कि यह संधि आर्थिक पार्थिकी की नीति के तहत संधि करवाने वाले दो अधिकारी कौन थे? तो एक तो मेटकोट एंड कर्नल टोड। मेटकोट भी कहते हैं उनको, मेटकॉफ भी कह सकते हो आप, मेटकॉफ भी कह सकते हो। तो मेटकॉफ और कर्नल टोड थे। अब आती है आपकी तीसरी नीति, विलय की नीति। और विलय की नीति लेके आया था आपका लॉर्ड डलहौजी लेके आया था। यह लॉर्ड डलहौजी के तहत जब लाई गई थी, इसके तहत क्या था? तो इसके तहत भारत में सर्वप्रथम गोद निषेध जो नीति थी उसको अपनाया गया। यानी कोई भी शासक अपना अधिकार चलाने के लिए यानी शासन चलाने के लिए गोद लेकर शासन नहीं करता था। इसके तहत यानी विलय की नीति के तहत ये डलहौजी की हड़प नीति भी कहलाती थी, यानी राज्य हड़प की नीति भी कहलाती थी। क्या कहलाती थी? राज हड़प की नीति। राज्य हड़प की नीति भी कहलाती थी। तो डलहौजी की नीति कौन सी थी? राज्य हड़प की नीति, यहां विलय की नीति थी। इसके तहत भारत में सर्वप्रथम कौन सी रियासतों को मिलाया गया? तो 17, इसको 1848 में मिलाया गया। और सेकंड थी आपकी अवध, 1856 में मिलाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में इस नीति के तहत किनको मिलाने की प्रयास किया गया, मिलाया नहीं गया है, याद रखना, मिलाया नहीं गया है, प्रयास किया गया है, तो वो थे 1848 में करौली और 1852 में उदयपुर रियासत। इन दोनों को मिलाने का प्रयास किया गया है। तो ये बात यहां पर होती है। अब आगे चलते हैं, आगे अपन देखेंगे। ये तो हो गए अपने तीनों कारण, उस समय ये 1857 की क्रांति होने के कारण हो गए। लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि इतने दिनों से ये संधियां तो ठेठ 1803 से 1817 में चल रही थी, तो क्यों ना 1818 में ही उस समय क्रांति क्यों नहीं हो गई? लेकिन उस समय लोगों ने इतना ये नहीं किया। लेकिन सर्वाधिक जो कारण आता है वो आता है आपका तात्कालिक कारण। कौन सा कारण आता है? तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। और तात्कालिक कारण जो थे उस समय, सबसे प्रमुख तात्कालिक कारण जो था वो थी अंग्रेजों के द्वारा उस समय प्रयोग की जाती थी ब्राउन बेस बंदूक। कौन सी बंदूक के उपयोग में की जाती थी? ब्राउन बेस बंदूकें उपयोग में की जाती थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? इन ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करने लग गए। एनफील्ड राइफल्स का प्रयोग करना प्रारंभ किया। जब एनफील्ड राइफल्स का करना प्रारंभ किया, ये भी एक बंदूक थी। लेकिन होता क्या है, इस एनफील्ड राइफल्स के अंदर जो बारूद भरा जाता था या जो वहां पर कैदे कारतूस जो उपयोग लिए जाते थे, वो कारतूस, उन कारतूस को मुंह से काटकर फिर इस एनफील्ड राइफल्स के अंदर डाला जाता था। लेकिन ये कारतूस जो बनते थे, ये बनते थे आपकी गाय और सूअर की चर्बी से। किससे? गाय व सूअर की चर्बी। गाय व सूअर की चर्बी से, गाय व सूअर की चर्बी से बनते थे। अब गाय व सूअर की चर्बी का जब प्रयोग किया जाता था तो भारत एक विविध धर्मों को मानने वाला देश है। तो यहाँ पर विविध अनेक प्रकार के धर्म माने जाते हैं। तो हिंदू जो थे उनके लिए गाय क्या होती है? पूज्य होती है। और सूअर के जो होता है उसको अपने आप के जो मुसलमान जो होते हैं वो सही नहीं मानते हैं। तो इन्होंने इस एनफील्ड राइफल्स का क्या किया? बहिष्कार किया। और इस तत्कालिक कारण के तहत सर्वप्रथम जो क्रांति होती है वो कहाँ होती है? तो वो मेरठ में होती है। और आपने नाम सुना ही होगा मेरठ के अंदर। इसके तहत एक व्यक्ति होता है, वो नाम होता है उसका मंगल पांडे। इस मंगल पांडे ने, जो मंगल पांडे होता है, इस मंगल पांडे ने क्या किया? अपने
दो अधिकारी थे, अंग्रेज अधिकारी। एक का नाम तो था लेफ्टिनेंट बाग, लेफ्टिनेंट बाग, और दूसरा अधिकारी था आपका लेफ्टिनेंट ह्यूसन। लेफ्टिनेंट ह्यूसन, इन दोनों के द्वारा इन दोनों को क्या कर दिया गया, इस मंगल पांडे ने गोली मार दी और गोली मारकर इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो मंगल पांडे ने इनकी हत्या कर दी। अब मंगल पांडे के बारे में विस्तृत जो जानकारी आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आप इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत 1857 की क्रांति जब पढ़ेंगे तो वहां पर मिलेगी। तो ये बात हो गई तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण में क्या था, एनफील्ड राइफल्स का बहिष्कार करना, कारतूसों का बहिष्कार करना, ये एनफील्ड राइफल्स का कारण था। अब आगे चलते हैं अपन। तो अब आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाए, ये तो तत्कालिक कारण हो गया, कारण तो और भी बहुत सारे थे कि अलग अलग से खिराज कर लिया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, या अंग्रेजों के द्वारा बहुत सारा प्रयोग किया जाता था, बहुत सारे कष्ट दिए जाते थे लोगों को, तो वो बहुत सारे तत्कालिक कारण थे। लेकिन मुख्य कारण आपका एनफील्ड राइफल्स माना जाता था, और एक और आपका कारण माना जाता था खिराज कर। खिराज, अंग्रेज खिराज लेते थे, यानी जब भी कोई देवी देवता के वहां पर कोई व्यक्ति दर्शन करने के लिए जा रहा होता है तो उसको वहां पर कर देकर जाना पड़ता था, तो ये खिराज कर लिया जाता था। तो ये तात्कालिक कारण हो गए। अब अपन कुछ मुख्य बिंदु पढ़ेंगे जिनके बारे में 1857 की क्रांति का क्या आगे से आगे किसी को पता चले उसके लिए क्या रखा गया था, उसके लिए चिन्ह क्या रखा था। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, देखिए आगे। अब आगे देखते हैं अपन। तो इसके अंतर्गत दो चीजें रखी गई थी, एक तो रोटी और एक कमल का फूल। पहला क्या था रोटी, और एक था आपका दूसरा कमल का फूल। कमल एक फूल ही होता है, ये हिंदी के अंतर्गत कमल ही कहलाता है, फूल नहीं लगता है उसके आगे, क्योंकि कमल एक फूल ही आता है, तो कमल। तो रोटी का प्रयोग क्यों किया जाता था? रोटी का प्रयोग एक गांव से, कहां से, एक गांव से दूसरे गांव में क्रांति का, 1857 की क्रांति का संदेश देने के लिए, और कमल का प्रयोग एक छावनी से दूसरी छावनी में, एक छावनी से दूसरी छावनी में प्रयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अब आपसे वहां पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का क्या, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था आपका पार्म स्टॉर्म। तो पार्म स्टॉर्म जो था ये आपका ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कब? 1857 की क्रांति के समय। 1857 की क्रांति के समय। अब आगे और चलते हैं अपन। तो ये बात होगी 1857 की क्रांति के समय पार्म स्टॉर्म वहां का प्रधानमंत्री था। अब आगे चलते हैं तो अपन आते हैं राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू होने से पहले क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, तो वो सब देखते हैं अपन। तो चलते हैं आगे। तो राजस्थान में 1857, तो राजस्थान के अंतर्गत पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आपको सबसे पहले देखना है राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था। राजस्थान में जो कमिश्नरी व्यवस्था थी वो कमिश्नरी व्यवस्था आपकी लागू की गई 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में, यानी राजस्थान में जो कमिश्नरी व्यवस्था थी वो कब लागू की गई? 1832
1932 ईस्वी के अंतर्गत। और जो आपके पहले जो लागू करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके विलियम बेंटिक। आपके यानी विलियम बेंटिक जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिसके द्वारा राजस्थान में कमिश्नरी व्यवस्था लागू की गई। अब आपसे आगे चलते हैं, देखते हैं राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे। तो दूसरा याद रखना है आपको, राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे। तो एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, जो आपका गवर्नर जनरल होता था उस गवर्नर जनरल का एक एजेंट रखा जाता था जिसे एजेंट टू गवर्नर जनरल कहलाता था। और उस समय जो यानी भारत का राजस्थान का प्रथम जो एजीजी था वो थे आपके मिस्टर लॉकेट। मिस्टर लॉकेट जो थे वो राजस्थान के पहले एजीजी थे। अब आपसे आता है कि एजीजी जो थे, अब एजीजी ऐसे तो नहीं है कि हर कहीं बैठ जाएंगे, उनके बैठने के लिए या ठहरने के लिए कहीं ना कहीं स्थान होगा, कहीं ना कहीं उनकी स्थान जगह होगी, उनका कहीं ना कहीं कार्यालय होगा। ऐसा तो नहीं है कि आप खेते जैन के रुकड़ा ऊपर बिठा देंगे उन्होंने, ऐसा तो करेंगे नहीं अपन, ऐसे तो करने वाले हैं नहीं। तो एजीजी जो कार्यालय था उस समय वो एजीजी कार्यालय था अपना अजमेर। और अजमेर अरावली का मध्य पॉइंट आता है, अरावली के अंतर्गत, अरावली में बसा हुआ है, तो ये अरावली के अंतर्गत था यानी अजमेर। अब एजीजी कार्यालय तो हो गया, क्या था अजमेर कार्यालय। लेकिन होता क्या है कि गर्मियों में क्या होता था, यहां पर इनको गर्मी लगती थी, तो इन्होंने क्या किया 1845 कब 1845 ईस्वी में इस एजीजी कार्यालय को यहां से हटाकर स्थानांतरित कर दिया माउंट आबू। यानी एजीजी कार्यालय 1845 में यहां से कहां शिफ्ट हो गया, माउंट आबू के अंतर्गत स्थित हो गया। क्योंकि अपन भी जानते हैं कि माउंट आबू एक ऐसा स्थान है जहां पर गर्मियों में भी अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, तो क्योंकि वो बहुत ही राजस्थान का एक ठंडा स्थान है, तो राजस्थान का यानी एजीजी जो कार्यालय हो गया वो हो गया माउंट आबू हो गया। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि सर आपने ये तो बता दिया कि राजस्थान के पहले एजीजी मिस्टर लॉकेट थे, तो 1857 के समय क्रांति के समय कौन थे एजीजी। तो याद रखना आप लोग, इस समय 1857 की क्रांति के समय जो एजीजी थे यानी 1857 की क्रांति के समय एजीजी जो थे आपके वो थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस यानी 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का जो एजीजी थे वो थे आपके पैट्रिक लॉरेंस। तो ये हो गया आपका एक छोटी सी जानकारी। अब आगे चलते हैं, अपन देखते हैं कि राजस्थान में जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी। सैनिक छावनियों का अर्थ आप समझते हो या नहीं समझते हो वो मैं बताता हूं आपको। सैनिक छावनियां जो कहलाती है वो सैनिक छावनियां कहलाती है जहां पर अंग्रेजों का गोला बारूद या अंग्रेजों की सेनाएं जहां पर रहती थी वो छावनियां कहलाती थी। और उस समय जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां, 6 सैनिक छावनियां थी। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल कितनी सैनिक छावनियां थी,
तो 6 सैनिक छावनियां थी। तो आ जाओ देखते हैं अपन कौन कौन सी 6 सैनिक छावनियां थी। चलो घूमने चलते हैं 6 सैनिक छावनियों के अंतर्गत। यही सोचो अगर आप पढ़ रहे हो तो छावनियों के अंतर्गत यानी आप ही मंगल पांडे थे उस समय, आप ही उस समय के अलग अलग जो नेता थे, बख्तावर सिंह आप ही थे, आप ही हीरा सिंह थे, आप ही सारे क्रांतिकारी नेता थे। जब तक आप खुद को यहां पर नहीं रखोगे तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो खुद को रखो। तो पहली जो सैनिक छावनी थी वो थी आपकी नसीराबाद। नसीराबाद सैनिक छावनी। और नसीराबाद कहां है? अजमेर। मैं आपको सीरियल से लिखाऊंगा क्योंकि सारी सैनिक छावनियों में एक सीरियल से ही क्रांति होते हुए चली है। तो पहली थी आपकी नसीराबाद अजमेर। दूसरी थी आपकी नीमच छावनी। नीमच छावनी और ये थी आपकी एमपी में। अब आप सोच रहे होंगे सर पढ़ तो राजस्थान रहे हैं, ये नीमच छावनी एमपी में क्यों आ गई? अरे नीमच छावनी जो थी इसके ऊपर जो अधिकार था वो आपका आधा आपकी मेवाड़ जो रियासत थी उस मेवाड़ रियासत का अधिकार था, इसलिए नीमच छावनी अपन यहाँ पर राजस्थान की 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे। अरे मध्य प्रदेश जो बना है ये भारत जब स्वतंत्र हुआ, भारत स्वतंत्र होने के बाद में ये मध्य प्रदेश, ये राजस्थान, ये गुजरात ये राज्य बने हैं। उससे पहले पूरा भारत अखंड भारत के रूप में जाना जाता था। उससे पहले कोई भी मध्य प्रदेश नहीं था। हाँ मालवा के नाम से जरूर जाने जाते थे लेकिन उस समय कोई अलग से राज्य नहीं होता था। उस समय सिर्फ रियासतों में पूरा भारत बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें होती थी। तो यहां पर नीमच छावनी मेवाड़ रियासत का हिस्सा थी। तीसरी आती है आपकी देवली छावनी। और देवली छावनी आपकी कहां है? टोंक। यानी देवली छावनी जो है आपकी वो टोंक में है, याद रखना आप लोग। और चौथी आपकी जो आती है और चौथी जो छावनी है आपकी वो है आपकी एरिनपुरा। एरिनपुरा और एरिनपुरा जो है वो पाली में है। एरिनपुरा पाली। उस समय अगर पूछ लिया जाए कि एरिनपुरा पाली जो है ये वर्तमान में तो पाली जिले के अंदर आता है लेकिन तात्कालिक समय में किसका हिस्सा था? तो ये मारवाड़ का हिस्सा था। तो एरिनपुरा पाली जो है वो मारवाड़ का हिस्सा था। पांचवी जो आपकी छावनी आती है वो आती है आपकी ब्यावर अजमेर। कौन सी? ब्यावर अजमेर। और छठी आती है आपकी कौन सी? छठी आती है आपकी खेरवाड़ा उदयपुर। खेरवाड़ा उदयपुर। ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां थी। लेकिन आपसे यहां पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में 6 सैनिक छावनियों में से ऐसी कौन सी 2 सैनिक छावनियां थी जिसमें 1857 की क्रांति नहीं हुई? तो याद रखना है आपको ये दोनों सैनिक छावनियां। इन दोनों सैनिक छावनियों में 1857 की क्रांति नहीं हुई, यानी इन दोनों ने 1857 की क्रांति के अंतर्गत भाग नहीं लिया। तो अपन कौन कौन सी? इन चारों को ही पढ़ेंगे। इन चारों सैनिक छावनियों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। तो आप सब जने एक बार इसको उतार लीजिए। चलो आगे देखिए। अब अपन पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट से स्टार्टिंग करेंगे। पहली छावनी नसीराबाद छावनी विद्रोह। नसीराबाद छावनी विद्रोह। नसीराबाद छावनी जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, क्यों हुआ था, इस बारे में अपने को जानकारी होनी चाहिए। तो सुन लीजिए, नसीराबाद छावनी विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था, क्यों हुआ था। अब नसीराबाद आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, नसीराबाद कहां है? अजमेर में। और अजमेर आप जानते ही हैं ये क्या था राजस्थान में? एक चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र।
होता क्या है कि 1857 की क्रांति के समय इस अजमेर जो होता है, इस अजमेर में अंग्रेजों का गोला बारूद लाके रखा गया होता है। लेकिन होता क्या है, यहां पर नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह क्यों हो जाता है? तो होता क्या है कि यहां पर अजमेर के अंतर्गत अजमेर में 2 बटालियनें बुलाई जाती है बाहर से, और वो होती है आपकी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, और दूसरी थी आपकी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन। तो 2 बटालियनों को यहां पर अजमेर के गोला बारूद की रक्षार्थ के लिए बुलाया गया था। लेकिन अंग्रेजों को पता था कि ये दोनों जो बटालियनें हैं, ये दोनों कहां से आई हुई है? बंगाल से आई हुई है। और उनको पता है कि जो आपका मेरठ है वहां पर 1857 की क्रांति छिड़ चुकी है। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने यहां पर नसीराबाद के अंदर जो सैनिक छावनियां थी, सैनिक टुकड़ियां थी, एक तो आपकी थी मेरवाड़ा लॉन्सर्स, और आपकी दूसरी थी जोधपुर लीजन, और एक और थी आपकी मुंबई लॉन्सर्स। तो यहां पर क्या किया, ये अजमेर से 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियनों को, दोनों को कहां भेज दिया? नसीराबाद छावनी के अंतर्गत भेज दिया। तो और यहां पर जो जोधपुर थी, इसको यहां अजमेर में लगा दिया गया। तो जो 15वीं बंगाल नेटिव और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन जो थी, इन दोनों ने सोचा कि अंग्रेज हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तो इनमें से जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी, इसने 28 मई 1857 ईस्वी को क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। किसने? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने। लेकिन आपकी तो 30वीं थी, इस 30वीं ने 30 मई को आपका विद्रोह किया यहीं पर नसीराबाद के अंतर्गत। अब विद्रोह के तहत इन्होंने क्या किया? इन विद्रोह के तहत इन्होंने इस छावनी को लूटा। इस छावनी को लूटा और लूटने के बाद ये यहां से नारे लगाते हुए आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते हुए यह दिल्ली चले गए। अब अपन यहां पर एक चीज देखते हैं, एक छोटी सी कहानी बताता हूं, एक छोटी सी बात बताता हूं कि कहा जाता है कि 1857 की क्रांति राजस्थान में असफल होने का प्रमुख कारण क्या था? कारण यही था कि ये जो बटालियनें थी, ये बटालियनें अजमेर न जाकर ये बटालियनें कहां चली गई? दिल्ली चली गई। अगर ये अजमेर जाकर यहां पर अंग्रेजों का जो गोला बारूद था इसको अपने अधिकार में ले लेती, तो आज 1857 की क्रांति का एक रूप ही अलग होता। शायद हो सकता था कि उसी समय भारत आजाद हो गया होता। तो आगे चलते हैं, तब तक के लिए आप देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब इसी नसीराबाद छावनी के अंतर्गत अपन देखते हैं, अपन ने देखा था 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन ने यहां पर विद्रोह किया। लेकिन अभी अपन ने देखा था एक मुंबई लॉन्सर्स थी, एक जोधपुर लीजन थी, एक मेरवाड़ा लॉन्सर्स थी। जो आपकी मेरवाड़ा लॉन्सर्स थी, कौन सी? मेरवाड़ा लॉन्सर्स। मेरवाड़ा लॉन्सर्स जो थी, इस मेरवाड़ा लॉन्सर्स ने क्या किया? मेरवाड़ा लॉन्सर्स जो थी, जो अंग्रेज अधिकारी और महिलाएं जो थी नसीराबाद छावनी के अंतर्गत,
इनको यहां से निकाल कर किनको, अंग्रेज निकाल कर, अंग्रेज महिलाएं, अंग्रेज अधिकारियों के परिवारों को यहां से निकालकर जोधपुर के जो शासक थे, जोधपुर के शासक ने इनको जोधपुर बुला लिया था, तो इनको निकालकर कहां ले जा रहे थे? जोधपुर ले जा रहे थे। मुंबई लॉन्सर्स जो थी, मुंबई लॉन्सर्स और जोधपुर लीजन, ये दोनों अंग्रेजों के वफादार रही। मुंबई लॉन्सर्स व जोधपुर लीजन। जोधपुर लीजन ये दोनों किसकी वफादार रही? ये अंग्रेजों की वफादार रही। अब यहां पर होता क्या है, यहां का जो मुख्य क्रांतिकारी नेता होता है वो होता है आपका बख्तावर सिंह। कौन होता है? बख्तावर सिंह। यानी यहां का नसीराबाद छावनी का जो मुख्य क्रांतिकारी नेता होता है, नेता याद रखना, नेताजी जो होते हैं, नेता वैसे जो भी नेता कहता है वही करते हैं, तो नेताजी यानी यहां पर नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह करने वाला जो नेता था इनका 1857 क्रांति के अंतर्गत, तो वो था आपका बख्तावर सिंह जी। इन क्रांतिकारियों ने यहां पर क्या किया, यहां पर दो अधिकारी थे, न्यूबरी, एक का नाम तो था न्यूबरी और एक का नाम था आपका स्पोटिसवुड। इन स्पोटिसवुड और न्यूबरी दोनों की क्या कर दी? हत्या कर दी गई। तो 18 इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारी न्यूबरी और स्पोटिसवुड की हत्या कर दी गई। अब यहां पर इस नसीराबाद छावनी को जो लूटने वाला राजपूत सरदार था, ये आप किताबों के अंदर पढ़ोगे, नहीं मिलेगा आप लोगों को। तो यहां पर जो एक राजपूत सरदार था डूंगर सिंह, इसने इस छावनी को लूटा था। वो एक डूंगजी जवाहर जी अलग हैं, ये डूंगर सिंह जी अलग हैं। तो डूंगर सिंह जी के द्वारा यहां पर क्या किया गया? इस छावनी को लूटा गया। अब देखते हैं आगे। अब यहां से जो मेरवाड़ा लॉन्सर्स थी, ये जिन अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवारों को जो जोधपुर लेके जा रही थी, इसमें से एक अधिकारी था कर्नल पेनी। कौन? कर्नल पेनी। इसको क्या होता है, रास्ते में दिल का दौरा पड़ता है, यानी हार्ट अटैक, अपन बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया, तो इस कर्नल पेनी को क्या आ गया? अटैक आ गया और इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गई इसकी कर्नल पेनी की अटैक के कारण रास्ते में जोधपुर जाते समय अटैक से इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब जो आपकी यहां के क्रांतिकारी जो लोग होते हैं, ये क्रांतिकारी ये कहां बढ़ते हैं? दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। जब ये क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं तो इनका एक पीछा किया जाता है, और वो पीछा जो करती हैं वो आपकी कौन करती हैं? इनका जो पीछा करती हैं वो करती हैं आपकी वाल्टर व हिथकोट की सेना। यानी इन क्रांतिकारियों का जो पीछा करती है वाल्टर व हिथकोट, यानी वाल्टर व हिथकोट की सेना क्या करती है? पीछा करती हैं। तो वाल्टर व हिथकोट की सेना के द्वारा इनका पीछा किया जाता है। लेकिन क्रांतिकारी कभी क्या हाथ में आते हैं? क्या किसी के ये हाथ में नहीं आते, और ये डायरेक्ट चले जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली जाकर वहां से जो मेरठ से आए हुए क्रांतिकारी थे, इनके साथ में मिलकर 1857 की क्रांति का नेता घोषित कर दिया जाता है, एक बूढ़े से व्यक्ति को, जो मुगल सम्राट था, जो दिल्ली का सम्राट था, लेकिन वो भी भागता फिर रहा था, और वो था बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह सेकंड। इसी को आप बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हो, जो बहादुर शाह जफर के नाम से इतिहास के अंतर्गत विद्यमान हुआ। तो बहादुर शाह को ये क्रांतिकारी सारे मिलकर 1857 की क्रांति का क्या कर देते हैं? इसको नेता बना देते हैं। तो यहां से ये बात सारी हो जाती है, यानी ये नसीराबाद छावनी विद्रोह के बारे में जानकारी होती है। तो एक बार वापस नसीराबाद छावनी विद्रोह को देख लीजिए। नसीराबाद छावनी विद्रोह
नसीराबाद कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। यह किस में आता है? यह चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यस, यहाँ पर किसने विद्रोह किया? तो यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, जिनमें से 15वीं ने तो 28 मई 1857 और 30वीं ने 30 मई 1857 ईस्वी को यहाँ पर विद्रोह किया। अंग्रेजों की वफादार जो रही, एक तो मेरवाड़ा लॉन्सर्स रही, एक जोधपुर लीजन रही और एक मुंबई लॉन्सर्स रही। मेरवाड़ा जो लीजन थी, यह मेरवाड़ा लीजन ने क्या किया? तो मेरवाड़ा लीजन ने क्या किया? मेरवाड़ा लीजन ने यहाँ पर जब क्रांति हुई तो यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी और उनके परिवार थे उनको लेकर कहाँ चले गए? जोधपुर चले गए। जोधपुर चले गए और यहाँ पर जो क्रांति का मुख्य क्रांतिकारी जो नेता था वो था आपका बख्तावर सिंह था। मुंबई लॉन्सर्स और जोधपुर लीजन, ये दोनों अजमेर में जो गोला बारूद रखा गया था उनकी रक्षा कर रही थी, तो ये अजमेर के अंतर्गत थी, ये यहाँ नसीराबाद नहीं आ पाई। ठीक है, इसके अलावा इन जो ये क्रांतिकारी थे, इन क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या कर दी? तो इन क्रांतिकारियों ने न्यूबरी और स्पॉटिसवुड, इन दोनों की, अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी? हत्या कर दी। जब हत्या कर दी गई तो हत्या करने के बाद में जहां जो यहाँ के नेता थे, क्रांतिकारी जो लोग थे, ये क्रांतिकारी नारे लगाते हुए मारो फिरंगी चलो दिल्ली, नारे लगाते हुए कहां बढ़ गए? दिल्ली की ओर बढ़ गए। जब दिल्ली की ओर बढ़े तो वहां पर इनका वाल्टर व हिथकोट की सेना ने क्या किया? पीछा किया, लेकिन ये इनके हाथ नहीं लग पाए। अब क्या होता है कि जो मेरवाड़ा लॉन्सर्स इन अंग्रेज अधिकारियों और इनको लेके जोधपुर जा रही थी, इसमें से एक अधिकारी था कर्नल पेनी। इस कर्नल पेनी को रास्ते में दिल का दौरा पड़ा और इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई और यहां पर कर्नल पेनी मारा जाता है। और आपका जो 1857 की क्रांति में इस नसीराबाद छावनी को लूटने वाला जो व्यक्ति राजपूत सरदार होता है वो होता है आपका डूंगर सिंह। तो ये होती है आपकी नसीराबाद छावनी विद्रोह समाप्त। तो ये था बच्चों, आपको समझ में आया हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। देखिए आगे, और आगे देखते हैं, अपन चलते हैं। आगे चलते हैं अपन, आगे देखते हैं अपन दूसरी छावनी आती है आपकी नीमच छावनी। नीमच छावनी विद्रोह। और नीमच छावनी जो विद्रोह होता है, ये इसकी डेट जो लिखी हुई होती है वो 3 जून 1857। अब यहां पर होता क्या है? नीमच छावनी के अंतर्गत होता क्या है? तो नीमच छावनी के अंतर्गत होता है कि यहां पर जो सैनिक थे, उन सैनिकों को क्या होता है, यहां पर एक व्यक्ति होता है कर्नल एबॉट। नीमच छावनी के अंतर्गत कौन होता है? कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट। कर्नल एबॉट। ये कर्नल एबॉट को पता चलता है कि भारत के अंतर्गत क्रांति हो रही है और नसीराबाद में भी क्रांति हो चुकी है। तो ये क्या करता है कि जो छावनी के अंतर्गत जो हिंदू लोग या मुस्लिम लोग जो यहाँ के सैनिक होते हैं, इनको यह शपथ दिलाता है। और शपथ किसमें दिलाता है? हिंदुओं को तो शपथ दिलाता है ये गीता से, और आपके मुस्लिमों को शपथ दिलाता है या कुरान से। और स्वयं इनके साथ में बाइबिल जो होती है ईसाइयों का मुख्य प्रमुख ग्रंथ, इससे शपथ लेता है। शपथ लेता है कि हम अंग्रेज कंपनियों के अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसके लिए हम क्या रहेंगे? वफादार रहेंगे। लेकिन यहां पर एक व्यक्ति होता है, यहां पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है आपका मोहम्मद अली बेग। क्या नाम होता है? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग कहता है कि जब अंग्रेज अधिकारी यानी अंग्रेज अधिकारी ही अपनी बातों पर यानी अपनी कस्मों पर अगर टिके नहीं रह सकते तो हम हिंदुस्तानियों को ने क्या यहाँ पर वो गार्ड थोड़ी रखा है जो हम यहाँ पर बैठे रहे, हम उनकी बातों की यानी शपथ को हम ही मानते रहे। तो इस मोहम्मद अली बेग ने इसका विरोध किया और यहाँ पर एक व्यक्ति होता है हीरा सिंह।
हीरा सिंह, इस हीरा सिंह के नेतृत्व में यहां पर क्रांति होती है। यहां पर क्रांति जब होती है तो यहां से क्या होता है कि जो यहाँ पर जो अंग्रेज महिलाएं, बच्चे और उनके परिवार, पूरे अंग्रेज अधिकारियों के महिलाएं, बच्चे, परिवार पूरे रह रहे थे, तो वो यहाँ से जैसे ही उनके यहाँ पर क्रांति होती है, यहाँ पर धमाका होता है, बम धमाका, तो वो अंग्रेज अधिकारी महिलाएं और बच्चों को साथ यहाँ से भाग जाते हैं और वह अपने चित्तौड़गढ़ जिले में एक गांव आता है डुंगला। डुंगला, इस डुंगला में एक किसान होता है, यानी यहां का एक पटेल होता है डुंगला का, रुगाराम पटेल। रुगाराम पटेल, इस रुगाराम पटेल इन अंग्रेज अधिकारियों और इनके परिवारों को क्या देता है, यहां पर शरण देता है। कौन देता है? रुगाराम पटेल शरण देता है आपके इनको, अंग्रेज अधिकारियों और परिवारों को शरण देता है। अब तो यहाँ पर शरण हो गई, इनकी शरण मिल गई किनको? अंग्रेज अधिकारियों को। और इस बात की जानकारी पहुंच जाती है कि नीमच छावनी में क्या हो गया है? विद्रोह हो गया है। तो उस समय ये नीमच जो था ये मेवाड़ रियासत का हिस्सा था, तो मेवाड़ से एक वहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल के बीच में, आपका एजेंट टू गवर्नर जनरल से नीचे जो पोस्ट होती थी वो होता था आपका पॉलिटिकल एजेंट। और इस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था आपका मेजर सॉवर्स। और इस समय मेवाड़ के जो महाराणा थे वो थे आपके स्वरूप सिंह जी। स्वरूप, देखो आपको मैं सारे पॉलिटिकल एजेंट जितने भी थे राजस्थान में, एजेंट टू गवर्नर जनरल तो एक होता था, उसके अंडर में पॉलिटिकल एजेंट होते थे, और लगभग बहुत सारी रियासतों का पॉलिटिकल एजेंट होता था, जिसमें से मेवाड़ रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सॉवर्स। और वहां के शासक कौन थे उस समय 1857 क्रांति के? स्वरूप सिंह जी। तो आपको याद कैसे रखना है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि यार मेवाड़ का उस समय पॉलिटिकल एजेंट कौन था, शासक कौन थे, तो आपको याद कैसे रखना है? आपके स्वरूप सिंह जी जो थे, स्वरूप सिंह जी को बाथरूम के अंदर जाने पर जो सावर होता है, उस सावर के अंदर नहाने का शौक होता है, तो आपको याद कैसे रहेगा कि स्वरूप सिंह जी सावर से नहाते थे, यानी सावर से नहाते थे। इस वजह से उस समय जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था आपका मेजर सॉवर्स था। तो इस वजह से उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट सॉवर्स था। तो ये सॉवर्स क्या करता है? एक भारी सेना लेकर कहां बढ़ता है? ये डुंगला की तरफ आता है। यहां से इन अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को, यहां से ये अंग्रेज महिलाएं और बच्चे जो थे वो 40 की संख्या में थे। कितनी संख्या थी इनकी? 40। इन 40 ही अंग्रेज अधिकारियों और महिलाओं बच्चों को ये यहां से सेना के साथ में वापस कहां भेज देता है? उदयपुर भेजता है। और उदयपुर में उदयपुर में जब जाते हैं तो उदयपुर में इनको पिछोला झील के अंतर्गत एक महल है, पिछोला झील में जग मंदिर, इस जग मंदिर में इनको ठहराया जाता है। अब जग मंदिर के अंदर जब ठहरा दिया जाता है तो यहां पर आपको किताबों के अंदर नहीं मिलता है कि जग मंदिर में जब ठहराया जाता है तो इनकी देखरेख कौन करता है। तो वही व्यक्ति कौन होता है आपकी देखरेख करने वाला? इनकी देखरेख करने वाला व्यक्ति होता है आपका गोकुल चंद मेहता। यानी इन जग मंदिर में इनकी देखरेख करता है गोकुल चंद मेहता। गोकुल चंद मेहता के द्वारा इनकी देखरेख की जाती है। और मेजर सॉवर्स यहां से इन नीमच छावनी के अंतर्गत वापस अपना अधिकार कर लेता है। लेकिन नीमच छावनी के जो क्रांतिकारी थे ये यहां से ढोल नगाड़े बजाते हुए, ढोल नगाड़ों के साथ में निम्बाड़ा होते हुए पहुंच जाते हैं कहां पर? देवली। तो अब आगे पढ़ेंगे अपन देवली टोंक छावनी विद्रोह, यानी देवली छावनी विद्रोह पढ़ेंगे अपन। तो ये एक बार उतार लीजिए आप लोग। तो हेलो दोस्तों, आपको आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपके लिए आगे और वीडियो बना के ला सकें और अच्छी अच्छी क्लासों का वीडियो बना के ला सकें, जिससे कि आपको आने वाली जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें आपका हम साथ दे सके। इसी के साथ में धन्यवाद और आपका दिन शुभ मंगलमय हो।